नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी एक एस्टेरॉयड के बारे में वार्निंग दी गई है नासा के द्वारा। नासा ने कहा है ये 160 फुट लंबा एक एस्टेरॉयड जो है धरती की तरफ अग्रसर है, बढ़ रहा है। ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? और लार्जेस्ट नोन यानी कि सबसे बड़ा अभी तक का जिसके बारे में हमको जानकारी है वो कौन सा एस्टेरॉयड है और वो कितना बड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक क्षुद्र ग्रह है, यानी कि ग्रह तो एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि इसका शेप जो है वो अनियमित है, इरेगुलर है, इस वजह से इसको ग्रह नहीं कह सकते। माना जाता है, थ्योरीज जो बताती है वो यही बताती है कि जब प्लैनेट सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बन रहे थे, कुछ 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करीब है सूर्य के और वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, चट्टानों से बने हैं, तो इसलिए इनको हम एंडो प्लैनेट्स कहते हैं, स्पेसिफिकली इंटीरियर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे रॉकी प्लैनेट्स हैं। और बाकी जो हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सब गैस से बने हैं, तो इन्हें गैशियस प्लैनेट कहते हैं। और इन्हीं दोनों डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट है, इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यानी कि मार्स आखिरी रॉकी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, अगर हम शुरू से अंत तक जाए, और पहला जो गैशियस प्लैनेट है जो गैस से बना है वो है जुपिटर, और उसी के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। और ये माना जाता है कि ये यही कण हैं, टुकड़े बच गए हैं जो प्लैनेट्स के अंदर नहीं बन सके। तभी आप देखते होंगे जब भी क्षुद्र ग्रह से हम कोई भी मिशन, जैसे एस्टेरॉयड बेनू पे हमने मिशन भेजा था, वहाँ से हम बहुत सारे मिनरल्स निकाल के लाए थे, और वो मिनरल्स काफ़ी प्रकार से हमारे मिनरल्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं, हमारे खनिज जो हैं, उनसे सिमिलर थे। तो अगर हम एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें, एस्टेरॉयड बेल्ट जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में है, उसी में सबसे बड़ा नोन जो एस्टेरॉयड है, सबसे बड़ा, मतलब आप, अगर मैं अभी इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी आप खुद ही समझ जाएंगे मैं कितने बड़े की बात कर रही हूँ। सेरेस एस्टेरॉयड है। तो सेरेस एस्टेरॉयड हम सबसे बड़ा नोन एस्टेरॉयड अभी तक जानते हैं, और वो काफ़ी हद तक एक बिगर एस्टेरॉयड्स में आ रहा है, सबसे बिगेस्ट एस्टेरॉयड में आता है। ये देखिए सेरेस 939 किलोमीटर का इसका मीन डायमीटर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी वेस्टा सेकेंड लार्जेस्ट माना जाता है, ये 525 किलोमीटर में है। फिर उसके बाद पलास है 512, फिर उसके बाद छोटे छोटे कुछ एस्टेरॉयड्स हैं, हमारे इसके नज़र से छोटे हैं, हमारी नज़र से तो ये बहुत बड़े हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो हाल में चल रही चर्चा उस पर बात करते हैं। हाल में नासा ने एक क्षुद्र ग्रह 2024 JY1 के बारे में चेतावनी जारी की है और कहा है कि इसका आकार हवाई जहाज़ के बराबर है और यह 37,070 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। अपने विशाल आयामों के बावजूद इससे तत्काल कोई खतरा नहीं है, पर क्योंकि ये हमसे 4.16 मिलियन मील दूरी से सुरक्षित रूप से चला जाएगा। दिक्कत है जो आसपास की चीज़ें हैं, अगर उसमें ये भिड़ जाता है तो क्या हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उन पर कोई असर आएगा? यह घटना पृथ्वी के निकट की वस्तुओं पर नज़र रखने में नासा की सतर्कता को रेखांकित करती है और क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के वैज्ञानिक महत्व को भी उजागर करती है। जैसे जैसे यह अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जाता है, यह ब्रह्मांड की हमारी निरंतर खोज और ग्रहों की रक्षा के लिए हमारी खोज की भी याद दिलाता है। यानी कि हमको अपने ग्रह को बचाना है, हमारा इकलौता ग्रह है जिस पे हम रह सकते हैं, लाइफ पॉसिबल है, यहाँ जीवन संभव है। किसी और ग्रह में अभी तक हमें अपने सौरमंडल में नहीं पता चला कि कहीं और जीवन संभव है कि नहीं। नासा द्वारा 2024 JY1 जैसे पृथ्वी के निकट स्थित पिंड, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की सतर्क निगरानी एजेंसी की ग्रह रक्षा रणनीति का एक नियमित हिस्सा है। मतलब ये रेगुलरली नज़र रखे रहता है कि कल के दिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा एस्टेरॉयड आ जाए जो पृथ्वी पर इम्पैक्ट कर दे। और पहले के समय में पृथ्वी के ऊपर इम्पैक्ट्स हुए हैं एस्टेरॉयड के, जिससे क्रेटर भी बने हैं। आज हम क्रेटर के बारे में भी चर्चा करेंगे। पैन स्टार्स और कैटेलिना स्काई सर्वे जैसे वेधशालाओं के डेटा का उपयोग करते हुए नियोवाइस और आगामी NEO सर्वेयर जैसे मिशनों के साथ नासा इन पिंडों के प्रक्षेप पंथों को सटीकता से ट्रैक करता है। इसके साथ ही साथ JPL में गोल्डस्टोन सोलर सिस्टम रेडार ग्रुप जैसी पहल NEO की कक्षाओं को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो देख सकते हैं, जैसे वेस्टा मैंने आपको इधर दिखाया ही था, वेस्टा कहाँ है, ये वेस्टा है, इस प्रकार से दिखता है। बाकी सारे छोटे छोटे और अन्य एस्टेरॉयड्स भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, जैसे लुटेशिया, मैथाइल्ड, इरोस, डैक्टिल,
गास्प्रास्टीन्स अगर पूछा जाए यूपीएससी में कि ये सब क्या हैं, तो याद रखिएगा कि एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो सेरेस मैंने आपको बता ही दिया था। अब प्लूटो जो प्लैनेट है उसी से थोड़ा ही छोटा है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे पहले भी एस्टेरॉइड से, जब एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से भिड़े, उन्होंने क्रेटर भी बनाया। सबसे बड़ा क्रेटर साउथ अफ्रीका में बनाया गया है, जिसका डायमीटर है 300 किलोमीटर बाय 180, 300 किलोमीटर का पूरा डायमीटर है इसका। व्रेडेफोर्ड क्रेटर है, ये साउथ अफ्रीका में है। फिर उसके बाद चिक्स क्लब क्रेटर है, सडबरी बेसिन है, पोपीगल क्रेटर है, मानक्वागन क्रेटर है, अक्रमान क्रेटर है, चेसापीक बे है। ये सारे क्रेटर से बने हुए हैं। क्या भारत में कोई ऐसी लेक है जो ऐसे क्रेटर के ऊपर बनी है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत करीब से बहुत सारे इस बार 2023 में फ्लाईबाइज गए हैं, एस्टेरॉयड फ्लाईबाइज, जो अर्थ के बहुत करीब से होते हुए गुजरे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं जो पहले भी गुजर चुके हैं अर्थ के बहुत करीब से, और आगे आने वाले सालों में भी गुजरेंगे। तो हमको इसको हमेशा कंटिन्यूसली सर्वे पे रखना पड़ेगा ताकि हम इसके लिए तैयार रहें। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानों से के पिंड होते हैं। उनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। एक तो पहली बात, ये एस्टेरॉयड बेल्ट से भी आते हैं, केपलर बेल्ट से भी आते हैं। केपलर बेल्ट जो थोड़े दूर है, और ऊट क्लाउड से भी कुछ एस्टेरॉयड्स आते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये पर्टिकुलर बेल्ट जो मैंने यहाँ दिखाई, ये तो कुपियर बेल्ट है, माफ़ कीजिएगा, केपलर मैंने बोल दिया था, केपलर तो सिंड्रोम है। कुपियर बेल्ट है, और ऊट क्लाउड भी है, ऊट क्लाउड। ठीक है, तो इनको याद रखने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी में पूछी जा सकती हैं। ये लगभग 4.6 साल, अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रहों के बारे में, ये लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल की शुरुआती गठन के पश्चात बचे हुए चट्टानों से बने हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं और कुछ गोलाकार के भी होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इनका आकार कैसा होता है, अनियमित भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं, और गोलाकार के भी होते हैं। कई क्षुद्र ग्रहों के पास अपना छोटा चंद्रमा भी होता है जो उसके आसपास घूमता रहता है। चंद्रमा का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट से है, जैसे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स का खुद का भी सैटेलाइट होता है। ठीक है, बाइनरी क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, जिनमें लगभग समान आकार के दो चट्टानी पिंड होते हैं जो एक दूसरे की ही परिक्रमा करते रहते हैं, और ट्रिपल क्षुद्र ग्रह प्रणाली भी होती है। तो अगर कभी भी ट्विन क्षुद्र ग्रह, ट्विन एस्टेरॉयड सिस्टम अर्थ से आके भिड़ता है, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि दोनों अपने में ही परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह की संरचना मैंने आपको बताया ही था। जब इंटीरियर प्लैनेट्स बन रहे थे, जो इंटीरियर रॉकी प्लैनेट्स है, जब उनसे कुछ बचे कुचे चीज़ें, जो बचे कुचे चट्टान थे, वो गैस के अंतर्गत नहीं आ पाए। जुपिटर जैसे गैशियस प्लैनेट्स बन चुके थे, उसके बीच में उनका मतलब बेसिकली वो छूट चुके थे, एक लेफ़्ट ओवर पार्ट हो चुके थे इंटीरियर प्लैनेट्स का, उनसे बने हैं, या चट्टान और धातु से बने हैं। और प्रारंभिक सौर प्रणाली के अवशेष हैं जो एक ऐसी सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे कभी भी पूर्ण ग्रहों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्षुद्र ग्रहों को मोटे तौर पर 3 संरचना वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सौरमंडल में सबसे आम और प्राचीन वस्तुएं ये सी टाइप होते हैं, यानी कॉन्ड्राइट क्षुद्र ग्रह हैं। ये सिलिकेट चट्टानों और मिट्टी से बने हुए होते हैं और गहरे रंग के होते हैं। फिर होते हैं एस टाइप, स्टोनी हैं, ये निकल, लोहा और सिलिकेट पदार्थों से बने हैं। निकल और लोहा से तो हमारा कोर भी बना है ना। एम टाइप क्षुद्र ग्रह, ये इनके लिए धातु क्या होता है, निकल और लोह, ये उसी के क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह की संरचना में अंतर सूर्य से क्षुद्र ग्रह की दूरी से संबंधित है, जिसने उन्हें बनाया है। ठीक है, बनने के बाद उच्च तापमान का सामना करने वाले क्षुद्र ग्रह आंशिक रूप से पिघल गए। अगर शुरू में ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि वो पिघल गए। अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रहों का वर्गीकरण, तो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट कौन कौन सी आपकी, ये जो अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाई जाती है, जिसे मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। दूसरा, मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं बहुत लंबी नहीं होती हैं। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट से लगभग 1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह हैं जो 1 किलोमीटर व्यास के होते हैं, और अन्य लाखों छोटे वाले क्षुद्र ग्रह भी होते हैं।
ट्रोजन्स ये बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं क्योंकि वो कक्षा में लगभग 2 विशेष स्थान L4 और L5 लैग्रेंज पॉइंट्स पे होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स वही हैं जिनको हम पार्किंग स्पॉट कहते हैं, जब 2 बड़ी बॉडीज़ जिनका ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण जो जिस तरह से आकर्षित करती है अपनी तरफ चीज़ों को, दोनों बॉडीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जो पार्किंग स्पॉट बन जाता है, मतलब वहाँ से चीज़ें हिलती नहीं है, फिर के आसपास एकत्रित होते हैं जहाँ सूर्य और ग्रहों के बीच संतुलित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। ठीक है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, इन्हें अर्थ क्रॉसर भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के आसपास से होके निकलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कुइपर बेल्ट की, तो कुइपर बेल्ट सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में है, नेपच्यून की कक्षा से ये परे हैं। ये याद रखिएगा किसकी कक्षा से परे हैं, तो क्वेश्चन इससे अगर आता है तो आप बता पाएंगे कि नेपच्यून कक्षा से परे हैं। लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है और जो बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसे सौरमंडल की सीमा भी माना जाता है कुइपर बेल्ट को। इसमें विविध प्रकार के पिंड मौजूद हैं, बर्फीले हैं क्योंकि सौरमंडल में सूर्य से बहुत दूर हैं इसलिए बर्फीले हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें होमिया, माकेमेक, एरिस जैसे ग्रह शामिल हैं। फिर इन वस्तुओं को कभी कभी कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। इनका गठन, अगर गठन की बात करें कुइपर बेल्ट की, तो इसको प्रारंभिक सौरमंडल का अवशेष भी माना जाता है जिसमें ऐसे पिंड शामिल हैं जो कभी पूर्ण ग्रहों में परिवर्तित हो ही नहीं पाए, अर्ध ही रह गए। बहुत सारे खतरनाक क्षुद्र ग्रह भी मौजूद है हमारे आसपास जो पृथ्वी के करीब से गुजर सकते हैं। जानते हैं इनके बारे में। संभवित खतरनाक क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में उन क्षुद्रों को रखा है जिनकी मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस 0.05 AU है या इससे कम होती है। इन्हें एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड तब कहा जाता है जब 22.2 से कम हो। ठीक है, सभी खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड के ज्ञान में जितने क्षुद्र ग्रह खतरनाक है, 3122 फ्लोरेंस, 2002 सी, 3200 फेथॉन, ये सारे नाम हैं उनके, और JM8 शामिल हैं। पृथ्वी को ऐसे खतरों से बचाने की क्या कोई योजना है? बिल्कुल है। नासा में एक प्लानिटरी डिफेंस डिपार्टमेंट भी बना हुआ है। विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक योजना का अनावरण किया है जिसके बारे में उसका कहना है कि यह योजना मानव जीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकियों और अन्य तैयारियों को विकसित कर रही है लगातार। योजना का एक महत्वपूर्ण आधार नासा का 2022 का डार्ट मिशन है। डार्ट मिशन का क्या मतलब है कि अगर कोई एस्टेरॉयड अपनी तरफ आते हुए देखेगा डार्ट, तो बेसिकली उसको उसके रास्ते से हटा देगा। ठीक है, यही डार्ट मिशन है। पर इसको परिणामों को ध्यान में रखा गया है जिसमें जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को डिमोफोस 285 नाम क्षुद्र ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था। प्रभाव के बल ने क्षुद्र ग्रह की कक्षा को बदल दिया और यह पहली बार था जब मनुष्य ने किसी खगोलीय वस्तु की गति भी बदली। तो यहाँ पे हम डार्ट की तरफ से गति भी बदल सकते हैं, उसकी दिशा भी बदल सकते हैं। तो अगर कल के दिन ऐसा कोई क्षुद्र ग्रह आता है तो हम काम कर लेंगे। नासा के प्रमुख अधिकारी ने एक बयान दिया है, जैसे कि हमने डार्ट मिशन की सफलता से देखा, नासा पृथ्वी को संभवित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रहों से और धूमकेतुओं से बचाएगा। 2024 JY1 का गुजरना हमारे ब्रह्मांड के निरंतर अवलोकन और अन्वेषण में एक और घटना है जिसको समझने की हम कोशिश करेंगे और ऑफ कोर्स इससे बेटर करेंगे। मेंस क्वेश्चन देख लो, क्षुद्र ग्रह क्या है? पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रकोपों से कैसे बचाया जा सकता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य से लगभग 2.2 से लेकर 3.3 खगोल इकाइयों की दूरी पर स्थित है। कुइपर बेल्ट सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में नेपच्यून की कक्षा से परे सूर्य से लगभग 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। तो कौन सा कथन सत्य है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव देखें तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी बार ये क्लासेस जब मैं एनालिसिस लाती हूँ उसको अटेंड करिए, उससे कुछ नया सीखिए और एग्ज़ाम में अच्छा करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।